सो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि हम एक डिजिटल सर्किट सीक्वेंशियल सर्किट डिज़ाइन करते हैं और उसमें वेरिलॉग हमें कैसे सपोर्ट करता है। उसमें ऑलवेज ब्लॉक होते हैं, ऑलवेज ब्लॉक इनिशियल ब्लॉक्स होते हैं और उसमें हमारे पास ब्लॉकिंग असाइनमेंट्स होती हैं, नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट्स है और उसके हमने एग्जांपल्स किए थे, तो समझा था। ठीक है, उसमें एक एग्जांपल हमने किया था, फ्लिप फ्लॉप का एग्जांपल किया था। ठीक है, मैं थोड़ा सा प्रीव्यू स्लाइड्स की प्रीव्यू करेंगे, उसके बाद हम नई चीज़ पे चले जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट। सीक्वेंशियल सर्किट की कई डेफिनेशंस रेफरेंस बुक में लिखी गई हैं, बताई गई हैं। ठीक है, तो कोई भी आप डेफिनेशन है, सारी डेफिनेशन सही है। यहाँ पे जो डेफिनेशन है वो लिखा हुआ है, अ सीक्वेंशियल सर्किट इज ए सर्किट विथ मेमोरी विच फॉर्म्स द इंटरनल स्टेट ऑफ द सर्किट। ठीक है, ऐसा सर्किट जिसके पास मेमोरी हो। ठीक है, हमें पता है कि सीक्वेंशियल सर्किट का अपोजिट होता है कॉम्बिनेशनल सर्किट, और कॉम्बिनेशनल सर्किट के पास मेमोरी नहीं होती। ठीक है, मेमोरी नहीं होती, इसका मतलब है कि वो किसी डेटा को रिटेन नहीं कर सकता। जैसे एडर है, जैसे कंपेरेटर है, तो वो किसी डेटा को रिटेन नहीं करते। और सीक्वेंशियल सर्किट की क्या खासियत है, उसकी खासियत ये है कि वो कोई भी डेटा उसको दो, जब तक पावर ऑन है तो वो एज ए मेमोरी काम करेगा, उसको रिटेन करके रखेगा कि भाई लास्ट व्हाट वाज द लास्ट वैल्यू। ठीक है, तो उसकी जो सीक्वेंशियल सर्किट की जो ये फीचर है, मेमोरी फीचर है, बेसिकली उसको वो वो जो बड़े सर्किट हम बनाते हैं, जैसे फाइनाइट स्टेट मशीन्स बनाते हैं, जैसे काउंटर्स बनाते हैं, जैसे रजिस्टर्स बनाते हैं, उसकी जो इंटरनल स्टेट्स बनती हैं, उनकी जो इंटरनल स्टेट का बेसिक कंपोनेंट होता है वही सीक्वेंशियल सर्किट होता है, बेसिक सीक्वेंशियल सर्किट होता है। ठीक है, तो सीक्वेंशियल सर्किट को कैसे डिफाइन करके, सिंपली ए सर्किट, सीक्वेंशियल सर्किट इज ए सर्किट व्हिच हैज ए मेमोरी। ठीक है, अनलाइक एक्सक्यूज मी कॉम्बिनेशन। सर, हाँ सर ये प्रीवियस स्लाइड में सर इंटरनल स्टेट से सर मतलब क्या है सर, थोड़ा एक्सप्लेन। हाँ, इंटरनल स्टेट्स क्या होती हैं, ये हमको शायद 9th और 8th स्लाइड में हम चलेंगे ना, वहाँ पे हम इसको समझेंगे कि इंटरनल स्टेट क्या होता है। ठीक है, अभी इसको ओके, थोड़ा सा यहाँ पे हम सर इसको एज अ डेटा रेफर कर सकते हैं, किसको, इंटरनल स्टेट। हाँ, इंटरनल स्टेट को एज ए मेमोरी कंपोनेंट रखें। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं, आप कहते हैं कि इसको कोई नाम दे दें, तो या इसका कोई एग्जांपल बता दें, उसका एग्जांपल है फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप क्या करता है, किसी चीज़ को होल्ड के रख होल्ड 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 करता है, किसी डेटा को, जीरो को या वन को होल्ड करता है। ठीक है, वो बेसिकली वो जो जीरो होती है, वो वन होती है, वो बेसिकली किसी की स्टेट होती है। ठीक है, अभी इसको कैशे में रखें, जो सेकंड पार्ट है इस सेंटेंस का, उसको कैशे में रखें। हम 8वीं या 9वीं स्लाइड पे आते हैं, फिर इसको डिस्कस करते हैं डिटेल में। इसको अभी कैशे में रखें कि हमने कहीं पहली दूसरी स्लाइड में पढ़ा था कि कुछ फॉर्म्स थी इंटरनल स्टेट ऑफ द सर्किट। ठीक है, ओके सर। unlike combinational circuits in which output is a function of input only, output of a sequential circuit is a function of input and internet। पहले क्या था, पहली डेफिनेशन थी कि भाई उसके पास मेमोरी होती है, कॉम्बिनेशन के पास मेमोरी नहीं होती। ठीक है, दूसरा बेसिक डिफरेंस कॉम्बिनेशनल सीक्वेंशियल का क्या है, भाई कॉम्बिनेशनल का जो आउटपुट होता है वो सिर्फ इनपुट पे डिपेंड करता है। ठीक है, सबको पता है भाई, जैसे ही एडर का आउटपुट तभी चेंज होगा जब एडर का इनपुट चेंज होगा, कंपेरेटर का आउटपुट तभी चेंज हो सकता है जब तक उसका इनपुट चेंज होगा। या कोई भी सर्किट हो, डिकोडर हो, इनकोडर हो, मल्टीप्लेक्सर्स हो, डी मल्टीप्लेक्सर्स हो, कोई भी कॉम्बिनेशनल सर्किट्स हो, तो उनका जो आउटपुट होता है वो डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ इनपुट पे डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा, सीक्वेंशियल सर्किट में ये होता है कि उसका जो आउटपुट होता है वो सिर्फ इनपुट पे डिपेंड नहीं करता, वो इनपुट पे भी डिपेंड करता है और उसकी इंटरनल स्टेट पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, अब इंटरनल स्टेट को, यहाँ पे इंटरनल स्टेट किसको कह रहे हैं, इंटरनेट उसने जो वैल्यू स्टोर की हुई है उसको कह रहे हैं। ठीक है, जैसे फ्लिप फ्लॉप है, फ्लिप फ्लॉप का एक इनपुट होता है और दूसरा एक उसका आउटपुट होता है। वो जो आउटपुट बेसिकली उसकी इंटरनल स्टेट होती है, मतलब उसमें हमने क्या स्टोर किया हुआ है वो आउटपुट पे दे रहा होता है। ठीक है,
तो सीक्वेंशियल सर्किट में क्या होता है कि भाई उसका आउटपुट चेंज होता है। उसका आउटपुट दो तरीकों से चेंज हो सकता है, या तो उसका इनपुट चेंज हो या उसकी इंटरनल स्टेट की चेंजिंग की वजह से भी उसका आउटपुट चेंज हो सकता है। ठीक है, वेरी सिंपल। सर इसके यहाँ पे एक हाँ कंडीशन होगी, इंटरनल स्टेट भी तो उस वक्त तक चेंज नहीं हो सकती जब तक कोई इनपुट में चेंज ना आए सर। हाँ, नहीं, ये आप ये भी सही कह रहे हैं कि जब तक आउटपुट में चेंजिंग नहीं आएगी तो इंटरनल स्टेट में चेंज नहीं। हम आउटपुट के कॉन्टेक्स्ट में डेफिनेशन बना रहे हैं, ठीक है। हमने कॉम्बिनेशनल की डेफिनेशन का कहा कि भाई उसका आउटपुट तभी चेंज होता है जब 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 उसका इनपुट चेंज होता है तब तब उसका आउटपुट चेंज होता है। तो हम आउटपुट के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, मगर सीक्वेंशियल का आउटपुट सिर्फ इनपुट से चेंज नहीं होता। कभी कभी आप इनपुट चेंज ना भी करें तो सिर्फ इंटरनल स्टेट की वजह से भी आउटपुट चेंज हो जाता है। ठीक है, मतलब सर इसकी इन सेंस हम कह सकते हैं कि ऑलरेडी कोई ना कोई डेटा पहले से प्रेजेंट होगा तो वो हाँ आउटपुट पे भी शो हो सकता है। हाँ, वो जो उसके साथ अंदर जो डेटा है ना उसी को ही हम इंटरनल स्टेट कहते हैं। ठीक है, उसके अंदर जो जीरो होता है वो भी डेटा है, वो जो वन होता है फ्लिप फ्लॉप के अंदर स्टोर हुआ पड़ा है वो भी इंटरनल स्टेट है। ठीक है, जो भी डेटा उसमें स्टोर्ड है वो उसका इंटरनल स्टेट है। आगे चल के एग्जाम्पल करेंगे तो आपको क्रिस्टलाइज हो जाएगी। भाई कोई सवाल पूछना चाहता है? ठीक है, नो सर क्वेश्चन। हाँ ठीक है। ठीक है, आगे चल के एग्जाम्पल करेंगे और आपको चीज़ें क्रिस्टलाइज हो जाएंगी, इंशाल्लाह क्रिस्टलाइज हो जाएंगी। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप कि आप क्रिस्टलाइज हो जाएं चीज़ें। ठीक है, अच्छा, अब एक और चीज़ की बात करते हैं। लास्ट टाइम हमने एग्जाम्पल किया था कि भाई सीक्वेंशियल जो सर्किट होते हैं वो सिंक्रोनाइज्ड असिंक्रोनस भी हो सकते हैं, सिंक्रोनस भी हो सकते हैं। ठीक है, मगर मोस्टली जो हम सीक्वेंशियल सर्किट डिज़ाइन करते हैं मोस्टली हम सिंक्रोनियस डिज़ाइन मेथडोलॉजी को फॉलो करते हैं। ठीक है, उससे फ़ायदा ये होता है कि भाई जितने भी आपके जितना भी आपका हार्डवेयर होता है वो एक क्लॉक को फॉलो कर रहा होता है। तो उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसका जो फ्लो होता है हार्डवेयर का, उसको मेंटेन करना आसान हो जाता है सिंक्रोनस सर्किट्स में। ठीक है, तो जो मोस्ट पॉपुलर जो हमारी डिज़ाइन मेथडोलॉजी है वो सिंक्रोनस डिज़ाइन मेथडोलॉजी है। सिंक्रोनस किसको कहते हैं? जो जिसको कंट्रोल करने के लिए एक ही क्लॉक, ग्लोबल क्लॉक यूज़ की जाए या सिग्नल यूज़ किया जाए, उसी पे ही वो काम करें। जब उसकी एज आए तो सब काम करें, जब उसकी एज ना आए तो सब काम ना करें। ठीक है, तो उसमें क्या आ जाता है, एक नज्म आ जाता है और एक हारमोनी आ जाती है सारे हार्डवेयर में। जैसे फौज में आपने देखा होगा कि फौज की जब पैराड होती है तो पैराड में क्या होता है कि सारे कितनी सिंक्रोनाइजेशन से चल रहे होते हैं। ठीक है, बचपन में हम सब शौक से देखते थे 23 मार्च में, जो 3 मार्च पे जो पैराड होती थी, 14 अगस्त पे जो पैराड होती थी, उसमें क्या चीज़ हमें अच्छी लगती थी? वो सिंक्रोनाइजेशन अच्छी लगती थी ना, जब वो रिक्रूट्स सारे सिंक्रोनाइज्ड यस होते सर, थे। डिसिप्लिन रहते हैं सर। डिसिप्लिन अच्छा लगता था, जब्त अच्छा लगता था। ठीक है, तो हार्डवेयर में भी हम सीक्वेंशियल सर्किट का फ़ायदा ये है कि उसको सिंक्रोनाइज करना, वो क्लॉक से सिंक्रोनाइज होते हैं तो उसको मैनेज करना आसान हो जाता है। हमें पता है कि कौन सा हार्डवेयर सारे जो हैं वो पॉजिटिव एज पे चल रहे हैं, तो उनको कंट्रोल करना आसान हो जाता है। सो देर आर टू डिज़ाइन मेथडोलॉजीज, वन इज सिंक्रोनियस, अदर इज असिंक्रोनियस, बट मोस्ट पॉपुलर इज सिंक्रोनियस। ठीक है, बट इट इज़ आल्सो पॉसिबल कि अगर हमारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बेस पे कोई हम ऐसा डिवाइस डिज़ाइन करें तो वो उसकी जो एप्लीकेशन है वो एसिंक्रोनस डिज़ाइन मेथडोलॉजी की है, तो वो भी तो पॉसिबिलिटी है। हाँ, कुछ सर्किट ऐसे होते हैं जिसमें हम असिंक्रोनस डिज़ाइंस यूज़ करते हैं। ठीक है, मगर वो इसके स्कोप से, इस सब्जेक्ट के स्कोप से वो एडवांस्ड फीचर्स हैं। ठीक है, इट्स नॉट पार्ट ऑफ द कोर्स। ठीक है, अभी हम सिर्फ ओके फोकस करेंगे कि भाई जो सर्किट्स हैं जो क्लॉक को फॉलो करते हैं उन सर्किट्स की बात करते हैं। ठीक है, और ज़्यादा पॉपुलर भी यही डिज़ाइन मेथडोलॉजी है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि सबसे फंडामेंटल कंपोनेंट क्या है सीक्वेंशियल सर्किट का। ठीक है, सबसे फंडामेंटल जो कंपोनेंट है वो है डी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, अब डी फ्लिप फ्लॉप की बात करें तो डी फ्लिप फ्लॉप डेफिनेटली सीक्वेंशियल सर्किट है। सीक्वेंशियल सर्किट मतलब उसको क्लॉक चाहिए। ठीक है, वो एक एज ट्रिगर्ड कंपोनेंट है।
तो वो पॉजिटिव एज ट्रिगर भी हो सकता है, वो नेगेटिव एज ट्रिगर भी हो सकता है। ठीक है, ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। फिर मैं इसकी ये जो ट्रांजिशन टेबल है, मैं इसकी ट्रांजिशन टेबल फिर डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, अज्यूम करेंगे ये एक डी फ्लिप फ्लॉप है, ये उसका ब्लॉक डायग्राम है और ये इसकी ट्रांजिशन टेबल है। ठीक है, अब ये क्या कहता है, अब ये कहता है कि भाई जब क्लॉक की वैल्यू 0 हो, ठीक है, जब क्लॉक की वैल्यू 0 हो तो आउटपुट चेंज नहीं होगा। अगर क्यू है, प्रेजेंटली क्यू है तो क्यू ही रहेगा। ठीक है, जब क्लॉक 1 पे आ जाए तो फिर भी आउटपुट चेंज नहीं होगा, जो क्यू की वैल्यू थी वही क्यू की वैल्यू रहेगी, मतलब आउटपुट रिटेन करेगा, मेंटेन रखेगा, उसको चेंज नहीं करेगा। मगर जैसे ही वो क्लॉक की ट्रांजिशन लो से हाई हुई, ठीक है, तो क्या करेगा, जो डी पे वैल्यू होगी वो क्यू को असाइन कर देगा। ठीक है, ऐसे ही करता है डी फ्लिप फ्लॉप। सबको पता है कि डी फ्लिप फ्लॉप कैसे काम करता है। जब भी पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड आती है, क्योंकि ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है, जैसे ही पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड आएगी, डी की कोई भी वैल्यू होगी वो क्यू के पास चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहा है पहली लाइन पे, जब उसकी 0 वैल्यू होगी तब भी काम नहीं करेगा, आउटपुट चेंज नहीं करेगा। जब उसकी 1 वैल्यू आएगी क्लॉक की तब भी आउटपुट चेंज नहीं करेगा। और जब उसकी पॉजिटिव एज आएगी तब वो ट्रिगर होगा सर्किट, और फिर वो आउटपुट की वैल्यू जो इनपुट की वैल्यू होगी वो उसको असाइन कर देगा। ठीक है, दैट्स क्लियर। यस सर, क्लियर। अच्छा, दूसरा एग्जांपल करते हैं। लास्ट कल भी हमने ये एग्जांपल किया था। हम कहते हैं कि थोड़ा सा ये बेसिक फ्लिप फ्लॉप है, थोड़ा सा एक वेरिएंट देखते हैं कि भाई फ्लिप फ्लॉप का वेरिएंट क्या है। दूसरा वेरिएंट फ्लिप फ्लॉप का है जिसके साथ हमने असिंक्रोनस रीसेट लगा दिया है। ठीक है, आपको पता है असिंक्रोनस रीसेट वो होता है जो इंडिपेंडेंट रीसेट होता है, वो जो क्लॉक को फॉलो नहीं करता, वो खुद उसकी उसकी लेवल उतनी होती है जितनी क्लॉक की लेवल होती है, जितना क्लॉक का पावर होता है उतना ही रीसेट का पावर होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं। ठीक है, अब हमने 1 रखा हुआ है, हम कह रहे हैं कि भाई जब रीसेट असर्ट हो जाए, ठीक है, जब जब मैं कहूँ कि रीसेट असर्ट हो गया, मतलब रीसेट इनेबल हो गया। ठीक है, मतलब जो उसको वैल्यू चाहिए, जैसे रीसेट पॉजिटिव एज, पॉजिटिव वैल्यू का रीसेट, पॉजिटिव एज वाला रीसेट है तो 1 पे असर्ट होगा, 0 पे डी असर्ट होगा। ठीक है, जैसे ही 1 होगा तो नो मैटर व्हाट द क्लॉक वैल्यू इज, ठीक है, जैसे ही रीसेट जैसे रीसेट 1 होगा, no matter what the clock value is, output will be cleared, output will be turned to 0। ठीक है, इस लाइन का डैश लाइन का क्या मतलब है, no matter what the clock values, why, because reset is a independent signal, it's not following the clock, so once reset is asserted output will be 0, output will be reset। okay, next condition, if reset is deasserted then we have to look for the clock, then clock is 0, output will retain its actual value or internal state। okay, third combination, reset is deasserted, output is 1, so sorry, clock is 1, output will be retain its value because there's a no positive edge of the clock। Fourth option, reset is deasserted, there is a clock, there is a positive edge triggered, what will be the impact of the output, output will be changed by the input, whatever the input is, it will update the value of the output। अब ये जो थर्ड कॉम्बिनेशन है इसमें हमने हाँ, जैसे क्लॉक पॉजिटिव किया है, तो वो क्लॉक पॉजिटिव एज भी तो हो सकता है। अब इसमें क्या पॉसिबिलिटी है कि हमने उसको 1 तो किया लेकिन हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि वो नेगेटिव वैल्यू। हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, शुरू में हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे सीक्वेंशियल सर्किट्स होते हैं वो एज ट्रिगर्ड होते हैं। ठीक है, वो वैल्यू ट्रिगर्ड नहीं होते हैं, या जिसको कहते हैं लेवल ट्रिगर्ड। ठीक है, ठीक है, यस अब सर। अब ये जो 0 है ये एक लेवल को शो कर रहा है, और ये जो 1 है ये एक लेवल को शो कर रहा है, एज को नहीं शो कर रहा। ठीक है, तो 0 पे भी ट्रिगर्ड नहीं हो रहा क्योंकि वी आर सीक्वेंशियल सर्किट्स आर नॉट लेवल ट्रिगर्ड। 1 पे भी ट्रिगर नहीं हो रहा बिकॉज सीक्वेंशियल सर्किट्स आर नॉट लेवल ट्रिगर्ड।
दिस इज एज, ठीक है। एज भी किसी एज पे ट्रिगर होगा, सिर्फ पॉजिटिव एज पे ट्रिगर होगा, बिकॉज देयर इज ए पॉजिटिव एज, दैट इज व्हाई डी फ्लिप फ्लॉप इज ट्रिगर्ड। व्हेन इट इज ट्रिगर्ड it will work as a D flip flop. Clear? Right, sir. Okay. Third variant, ठीक है। According to book, there are 3 flip flop variants which are most popularly used in FPGA. One is D flip flop without reset signal. Other one is D flip flop with asynchronous reset signal, and third flip flop is with a reset and synchronous enable signal. ठीक है, ये इसका डी फ्लिप फ्लॉप का थर्ड वेरिएंट है जो बहुत पॉपुलर है और एफपीजीए में यूज होता है। ठीक है, आगे चल के जो भी सर्किट बनते हैं इनको यूज करके ही बनने जाते हैं। ठीक है, ये बेसिक सर्किट्स हैं। अच्छा, अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज क्या है? व्हाट इज द इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट सिंक्रोनियस? इन द सेकंड वन वी वर डिस्कसिंग अबाउट असिंक्रोनियस रीसेट। इसमें क्या है? दिस इज सिंक्रोनियस इनेबल। अच्छा, इसमें जो रीसेट है वो वही है। ठीक है, रीसेट असिंक्रोनियस है मगर इनेबल हमने सिंक्रोनियस लगा दिया है इसमें। ठीक है, सो लेट्स लुक एट द टेबल। ब्लॉक डायग्राम इज क्लियर। D is input, enable is input, clock is input, reset is input, Q is output. Okay, let's look at the table. In the table, first of all, reset is asserted. Okay, when reset is asserted, no matter, because reset signal is asynchronous. Okay, you got it? Because reset signal is asynchronous, it won't follow the clock. It is independent signal. It is the powerful signal, as powerful as the clock. So when the reset is asserted, it won't see the clock, it won't see the enable signal. What are that values? No. These values don't matter for the reset because reset is asynchronous. It will reset the output. It will clear the output. It will turn the output value, whatever the value is, into a 0 value. Okay, it means it will reset the output. Okay, now for rest of the conditions, reset is deasserted. When reset is deasserted, we will check for clock. So once clock is 0, because it's not a level sensitive circuit, so it won't work at the 0 clock value. In the second option, it is a 1 value. Again, it won't work, it won't change the output because it's not a level sensitive circuit. Okay, fourth option, there's a positive edge of the clock. So once there's a reset is also deasserted, clock is also available, then we will look for the enable. If enable is asserted, sorry, in this case enable is deasserted. When enable is deasserted, output will not change. In the final condition, reset is deasserted, clock is available, enable is also active, then output will be equal to D. Clear? यस सर, क्लियर है सर। अच्छा, अब सर, आगे अब बढ़ते जो हैं। एक मिनट सर, हाँ, लास्ट पूछिए। स्लाइड, जो एनेबल की जो वैल्यू होगी वो फिर हम उसको एज अ लेवल कंसीडर करेंगे। अच्छा, फिर से पूछें क्वेश्चन ये। सर, जो प्रीवियस स्लाइड थी, अब एनेबल 0 से 1 हुआ तो उसकी जो स्टेट है वो किस तरह चेंज हो रही है? वो हमने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, एनेबल 1 हो गया है तो पॉजिटिव क्लॉक है। आप अपना ऐसा करें, माइक बंद करके फिर ऑन करें और फिर सवाल पूछें। पूछ रहा हूँ कि जो एनेबल की वैल्यू में ट्रांजिशन आई है 0 to 1, ये ऑलरेडी प्रोग्राम्ड होती है या क्लॉक एज के थ्रू वो चेंज हो रही है? वेरी गुड। नहीं, ये जो इनपुट होता है ये हम खुद चेंज करते हैं। ठीक, हमारी मर्जी होती है कि भाई हम एनेबल किस वक्त 0 करते हैं, किस वक्त 1 करते हैं। ठीक है, अब ये क्या बता रहा है? ये जो टेबल है ये उसका लॉजिक बता रही है। अगर ये इनपुट की ये कंडीशंस होंगी तो आउटपुट ऐसे बिहेव करेगा। ठीक है, इनपुट के कितने इनपुट्स हैं? रीसेट इनपुट है, क्लॉक इनपुट है और इनेबल इनपुट है।
तो ये कह रहा है कि भाई इनपुट के ये कॉम्बिनेशंस होंगे, ये एक कॉम्बिनेशन है, ये दूसरा कॉम्बिनेशन है, ये तीसरा कॉम्बिनेशन, चौथा कॉम्बिनेशन, पांचवा कॉम्बिनेशन है। हर एक कॉम्बिनेशन के लिए सर्किट कैसे बिहेव करेगा ये सिर्फ ये बता रहा है। इस कॉम्बिनेशन में ऐसे बिहेव करेगा, इस कॉम्बिनेशन में आउटपुट ये आएगा और ये जब कॉम्बिनेशन होगा तब ये आउटपुट डी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे हाथ में होते हैं। जो इनपुट होते हैं ना वो बाहर से आते हैं। ठीक है, हम जो सर्किट बनाते हैं, जैसे आप ऐसा मैं बहुत आसान सा एग्जांपल देता हूँ कि आप वोल्टेज रेगुलेटर बनाते हैं सेकंड सेमेस्टर में या फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है, आप डीसी वोल्टेज रेगुलेटर बनाते हैं या एसी वोल्टेज रेगुलेटर बनाते हैं, एडाप्टर बनाते हैं, मोबाइल का एडाप्टर 12 वोल्ट का आप बनाते हैं। ठीक है, उसमें आप ये नहीं देखते कि इनपुट 220 आ रही है, इनपुट 180 आ रही है। यू डोंट केयर अबाउट द इनपुट। ठीक है, आप जो लॉजिक बनाते हैं वो आउटपुट का लॉजिक बनाते हैं। आप आईसी लगाते हैं, आपको 12 वोल्ट चाहिए या इतने एम्पियर चाहिए। ठीक है, इनपुट तो जितना भी आएगा आपने जो जो उसका सर्किट बनाया होगा वो उस हिसाब से उसको आउटपुट सेट कर देगा। ठीक है, तो इनपुट के कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। हमने कहा है कि भाई इनपुट के ये कॉम्बिनेशन हो सकते हैं और इन कॉम्बिनेशंस में आउटपुट ऐसे बिहेव करेगा। दैट्स इट। ओके सर, क्लियर है। क्लियर? अच्छा, ये जो स्लाइड है आज के सारे लेक्चर के जो पैसे हैं इस स्लाइड में। ठीक है, सर अगर इसे समझने में मजा ना आया तो पैसे वापस करने पड़ेंगे आईबीए हाँ के। नहीं, मैं पैसे वापस करूंगा। ठीक है, और आप मुझे मेरे पैसे वापस कर दीजिएगा, मैं आपको वापस कर दूंगा, मजा ना आए। ठीक है, तो सारा मतलब ये ऐसा ऐसे समझें कि सारा सारा मजा इसी स्लाइड में है। अगर समझ में आ गई स्लाइड तो, अगर समझ में नहीं आई ठीक है सर, हम मजा ले रहे हो सर, आप पढ़ाए। हाँ आप एंजॉय करें स्लाइड को। ठीक है, अच्छा अब सारे सवालों का जवाब इसी स्लाइड में, जो भी आपने सवाल पूछे थे। ठीक है, अब क्या करते हैं, हमने कहा था कि भाई डिजिटल सिस्टम्स होते हैं दो किस्म के होते हैं। एक होते हैं सिंक्रोनस डिजिटल सिस्टम्स और दूसरे होते हैं असिंक्रोनस डिजिटल सिस्टम। फिर मैंने कहा था कि भाई असिंक्रोनस सिस्टम हमारे स्कोप में नहीं है और वो होते हैं एडवांस्ड कोर्सेज में। अब हम बात करते हैं सिंक्रोनस डिजिटल सिस्टम। ठीक है, अब जब बात करते हैं सिंक्रोनस डिजिटल सिस्टम्स की, उसमें जो मेजर कैटेगरीज हैं उसमें दो मेजर कैटेगरीज हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं मशीन्स। ठीक है, एक मशीन को कहते हैं मीले मशीन। ठीक है, एक मशीन होती है मिले मशीन और दूसरी होती है मूर मशीन। ठीक है, सिंक्रोनस डिजिटल सिस्टम्स में कोई भी सिस्टम हो, इन दोनों मशीन्स को यूज करके हम बना सकते हैं। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि भाई मिले मशीन का आर्किटेक्चर क्या है और मूर मशीन का आर्किटेक्चर क्या है, और इसके एग्जांपल एक दो एग्जांपल समझते हैं, फिर हमें सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा सबसे पहले कुछ ना करें, पहले एग्जांपल में आ जाएं। ठीक है, पहले डायरेक्ट एग्जांपल को देखते हैं, इस बोरिंग चीज को बाद में देखते हैं। ठीक है, मैंने ये कहा है कि भाई ये लिखा हुआ है डिजिटल फ्लिप फ्लॉप और ये एफएसएम लिखी हुई है, और एफएसएम का मतलब है फाइनाइट स्टेट मशीन। ठीक है, अब फाइनाइट स्टेट मशीन क्या है कि ये जो दोनों मशीन्स हैं मिली मशीन और मूर मशीन, इसको हम कहते हैं फाइनाइट स्टेट्स मशीन। ठीक है, अब स्टेट किसको कहते हैं, फाइनाइट किसको कहते हैं। ठीक है, फाइनाइट तो आपको पता है भाई, जो चीज़ फाइनाइट हो, जिसको हम काउंट कर सकें, जो इनफाइनाइट ना हो उसको हम फाइनाइट कहते हैं। और स्टेट्स किसको कहते हैं कि भाई ये एग्जांपल है फ्लिप फ्लॉप है, फ्लिप फ्लॉप की दो स्टेट्स होती हैं। अगर एक 1 बिट का फ्लिप फ्लॉप उठाएं तो उसकी दो स्टेट्स होती है, या तो वो 0 स्टोर करेगा या वो 1 स्टोर करेगा। ठीक है, ये क्या होती है, ये फ्लिप फ्लॉप की स्टेट्स होती हैं। ठीक है, अब हमने इसका स्टेट डायग्राम बनाया है, ये फ्लिप फ्लॉप का स्टेट डायग्राम है। अगर इस डायग्राम को थोड़ा सा गौर से देखें तो इसमें कई एरोज बने हुए हैं। कुछ एरोज 0 में जा रहे हैं, कुछ 0 से निकल रहे हैं, कुछ 1 में जा रहे हैं, फिर कुछ 1 से निकल रहे हैं। ठीक है, अब इसके पीछे क्या कहानी है ये हमें समझना है। ठीक है, अब ये जो 0 पहला सर्किल बना हुआ है ये एक स्टेट है, और ये 1 बना हुआ है ये दूसरी स्टेट है। ठीक है, और ये जो
इस जीरो के गिर्द एरोज निकल रहे हैं, कुछ इधर जा रहे हैं, कुछ इसके अंदर ही जा रहे हैं, इसका ये मतलब है, इसका मतलब है ये ट्रांजिशंस है। ठीक है, हमारा फ्लिप फ्लॉप ट्रांजिशन करता है ना, जैसे क्लॉक आती है तो उसमें ट्रांजिशन आती है, उसकी इनपुट की वैल्यू आउटपुट पे चली जाती है, उसको कहते हैं ट्रांजिशन। ठीक है, तो अब कहता है कि भाई अगर हमारा फ्लिप फ्लॉप इनिशियली उसने जीरो स्टोर किया हुआ है, ठीक है, और इनपुट पे क्लॉक चेंज होती है और इनपुट पे डी पे जीरो आ जाता है। ठीक है, अगर पहले से ही जीरो है और डी पे जीरो आ गया तो फिर कौन सी स्टेट में चला जाएगा? जीरो में चला जाएगा। यस सर, जीरो में होगा। ट्रांजिशन आई है जीरो तो पे वही होगा। जीरो है ना सर? हाँ, जीरो पे आ जाएगा। अगर पहले से जीरो है और डी पे फिर जीरो आ जाता है तो फिर भी वो जीरो में रहेगा, अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि वो उस पे इनपुट पे वन आ जाए। ठीक है, जैसे ही वन आएगा तो उसकी कंडीशन क्या हो जाएगी? स्टेट चेंज हो जाएगी। किस स्टेट पे चला जाएगा? वन स्टेट पे चला जाएगा। ठीक है, अगर वो वन यस स्टेट सर। पे पहुंच गया और फिर उसके इनपुट पे वन आ गया तो फिर वो उसी स्टेट पे रहेगा, स्टेट चेंज नहीं करेगा। ठीक है, अगर वो वन स्टेट पे है और जीरो आ जाता है तो फिर वो पहली वाली स्टेट पे चला जाएगा। अच्छा, तो हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि भाई इसकी दो इंटरनल स्टेट्स हैं, ये जो हमने सर्कल्स बनाए हुए हैं ये इसकी स्टेट्स हैं, और ये जो एरोज बना के हम इधर लेके जा रहे हैं या इधर लेके आ रहे हैं ये इसके इनपुट्स को शो कर रहे हैं। ठीक है, अगर करंट स्टेट इसकी ज़ीरो है और फिर से इनपुट पे ज़ीरो आ जाता है तो ये अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगा, उसी स्टेट पे रहेगा। अगर इनपुट पे वन आ जाता है तो अपनी स्टेट चेंज करके जीरो से निकल के फिर वन वाली स्टेट में चला जाएगा। अगर फिर से वन आ जाता है तो फिर वन ही पे रहेगा। अगर वन नहीं आता, जीरो आता है तो फिर ये जीरो वाली स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या था कि ये अपनी जो ट्रांजिशंस चेंज कर रहा है, अपनी स्टेट्स चेंज कर रहा है, वो स्टेट किस पे चेंज कर रहा है? क्या चीज़ है जो इसकी स्टेट्स चेंज करवा रही है? ये उसकी जो स्टेट्स चेंज करवा रही हैं वो इनपुट्स चेंज करवा रहे हैं। जब इनपुट तब्दील होता है तो इसकी स्टेट चेंज हो जाती है। ठीक है, अब एक दूसरा एग्जांपल करते हैं। ये था सिंपल डी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, हमने डीएलडी में हमने देखा था कि हमने काउंटर्स बनाए, उन काउंटर्स में कुछ काउंटर्स, एक काउंटर होता था डिकेड काउंटर जो 0 से लेकर 9 तक चलता था। याद है? एवरीबॉडी कैन रिकॉल दैट? ठीक है, यस सर। हाँ, तो उसमें क्या होता है? उसमें ये होता था कि उसमें हम 0 से स्टार्ट करते थे, 1 तक जाते थे, 1 से 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक। जब जैसे 9 तक पहुंचते थे तो फिर वो काउंटर रीसेट हो जाता था, फिर 0 फिर 1। ठीक है, अच्छा, उस आपने ये नोट किया होगा जो जो ट्रांजिशंस हो रही हैं, 0 से 1 तक ट्रांजिशन हो रही है, 1 से सेकंड स्टेट में ट्रांजिशन हो रही है, सेकंड से थर्ड स्टेट में ट्रांजिशन हो रही है, वो ट्रांजिशन किस पे डिपेंड कर रही है? वो जो ट्रांजिशन डिपेंड कर रही है वो करंट स्टेट पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, इस पे करंट स्टेट पे डिपेंड कर रही है। मगर अगर करंट स्टेट 1 है तो ट्रांजिशन जाएगी 2 पे, अगर करंट स्टेट 2 है तो ट्रांजिशन नेक्स्ट ट्रांजिशन जाएगी 3 पे। ठीक है, तो ये जो 3 पे ट्रांजिशन आ रही है या 4 आ रही है वो डिपेंड करती है करंट स्टेट पे। अगर करंट स्टेट फॉर एग्जांपल 3 है तो 4 पे चली जाती है, अगर 4 है तो 5 पे चली जाती है। ऐसे तो कभी नहीं होता डिकेड काउंटर में कि भाई 4 पे करंट स्टेट है तो ये 7th पे चली जाए, ऐसे नहीं होता। प्रीवियस स्टेट पे फॉलो करती है कि भाई पिछली स्टेट क्या थी या करंट स्टेट क्या थी, उसके बाद डिफाइन होता है कि नेक्स्ट स्टेट क्या होगी। ठीक है, अब इसमें और इसमें फ़र्क क्या है? इसमें ट्रांजिशन हो रही है इनपुट से। ठीक है, इस पे जो ट्रांजिशंस हो रही है वो इनपुट पे भी डिपेंड कर रही है और करंट स्टेट पे भी डिपेंड कर रही है। मगर इस पे जो ट्रांजिशन हो रही है वो सिर्फ करंट स्टेट पे ट्रांजिशन हो रही है। ठीक है, ऊपर वाले में जो ट्रांजिशंस हो रही हैं वो इनपुट पे भी डिपेंड कर रही है और करंट स्टेट पे भी डिपेंड कर रही है। जैसे मैं यहाँ पे अगर बात करूँ तो हम इंटरनली करंट स्टेट 1 थी, तो अगर इनपुट आया 1 आया तो ट्रांजिशन नहीं हुई। ठीक है, अगर 0 आ गया तो ट्रांजिशन हो गई। ठीक है, मतलब क्या? इसका मतलब है दोनों पे डिपेंड करती है। ठीक है, करंट स्टेट पे भी डिपेंड करती है और इनपुट पे भी डिपेंड करती है, तभी जाके ट्रांजिशन होती है। यहाँ पे ट्रांजिशन किस पे हो रही है? यहाँ पे सिर्फ ट्रांजिशन करंट स्टेट पे हो रही है। करंट स्टेट 1 है तो ट्रांजिशन 2 पे चली,
यहाँ पे कोई भी इनपुट यूज नहीं हो रहा, सिर्फ क्लॉक यूज हो रहा है, कोई भी डेटा इनपुट नहीं है। ठीक है, अब हम जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, कि भाई दो मॉडल्स होते हैं सिंक्रोनस सिस्टम्स के, एक होता है मिली मशीन और दूसरा होता है मूर मशीन। ठीक है, व्हाट हैपेंस इन मिली मशीन, every machine has a 3 parts. Okay, every machine has a 3 parts. This machine has 3 parts, this machine has 3 parts. One part is called state register, second part is called next state logic, third part is called output logic. ठीक है, कोई भी आप सिंक्रोनस डिजिटल सिस्टम बनाते हैं, उनके उसके 3 पार्ट होते हैं। एक पार्ट स्टेट रजिस्टर होता है, एक नेक्स्ट स्टेट लॉजिक होती है और तीसरी आउटपुट लॉजिक होती है। ठीक है, अब इसमें दूसरी काम की बात यह है कि जो स्टेट रजिस्टर होता है ये बेसिकली फ्लिप फ्लॉप होता है। ये इसलिए यूज़ करते हैं कि हम करंट स्टेट को स्टोर करना चाहते हैं कि हमारी करंट स्टेट क्या है। ठीक है, और ये किसके लिए होता है, ये हमारा नेक्स्ट स्टेट लॉजिक डिफाइन करता है। ठीक है, जैसे अगर मैं काउंटर की बात करूं तो नेक्स्ट स्टेट का लॉजिक क्या है, नेक्स्ट स्टेट का लॉजिक है +1। ठीक है, करंट वैल्यू +1, करंट वैल्यू 1 है तो +1, करंट वैल्यू 2 है तो +1 3 चली जाएगी, करंट वैल्यू +1 करेंगे तो 3 से 4 पे चले जाएंगे। तो ये होता है नेक्स्ट स्टेट लॉजिक, कि नेक्स्ट स्टेट जब चेंज होगी तो उसकी वैल्यू जब चेंज होगी तो उसका लॉजिक क्या है। ठीक है, और तीसरा पार्ट होता है आउटपुट लॉजिक। अगर आप चाहते हैं कि भाई आपका आउटपुट भी चेंज हो तो उसका भी कोई ना कोई लॉजिक होगा। ठीक है, अब इसमें इसके एरोज को देखते हैं। ठीक है, यहाँ से इनपुट है, यहाँ से आउटपुट है। ठीक है, यहाँ से इनपुट आया नेक्स्ट स्टेट लॉजिक में, नेक्स्ट स्टेट लॉजिक से यहाँ से निकल कर स्टेट रजिस्टर में आ गया, स्टेट रजिस्टर को क्लॉक मिल रही है। ठीक है, स्टेट रजिस्टर जो होता है वो फ्लिप फ्लॉप होता है, तो फ्लिप फ्लॉप को क्लॉक चाहिए। ठीक है, so the clock goes into the flip flop, output of the state register goes into the output logic. Okay, and also this state register output goes back into the next state logic. ठीक है, and output also takes input from, also takes data from the inputs. ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं और इसकी बात करूं, स्टेट रजिस्टर की और नेक्स्ट स्टेट कॉम्बिनेशन लॉजिक की बात करूं, तो इसमें मशीन में और इस मशीन में ये दोनों पार्ट सेम है। ठीक है, अब इस मशीन में जो फ़र्क है वो सिर्फ इस लाइन का फ़र्क है, ये जो लाइन ऊपर से जा रही है और आउटपुट लॉजिक में जा रही है। ठीक है, अदरवाइज दिस बोथ मशीन्स आर सेम। दिस मशीन हैज़ 3 पार्ट, दिस मशीन हैज़ 3 पार्ट्स। Central part is state register, central part is state register or flip flop. Okay, this one is combinational circuit, this output logic is a combinational circuit. It is input, this is output. Only difference is output logic is a function of state register and input, but here output logic is only function of state register. ठीक है, आउटपुट किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ स्टेट रजिस्टर पे डिपेंड करता है। यहाँ पे मिली मशीन में आउटपुट आपका डिपेंड करता है इनपुट पे और आपकी स्टेट रजिस्टर पे, आपकी करंट स्टेट पे डिपेंड करता है। ओके, सो दिस इज मिली मशीन एंड द सेकंड वन इज मूर मशीन। ठीक है, ओके, अब हम मुझे बताएंगे कि इनमें से जो दो एग्जांपल हमने किए हैं, इसमें कौन सा एग्जांपल मिली मशीन का एग्जांपल है और कौन सा एग्जांपल मूर मशीन का एग्जांपल। सोच के बताना है। सर ये ऊपर वाला जो है DFF FSM, सर ये उसका है मिले का है सर। अच्छा, वो मिले का है। जी सर, और सर ये काउंटर जो है वो उसका है मोरे का है सर। वो मूर का है। अच्छा, मुझे एक्सप्लेन करेंगे ये वो मूर का कैसे है। सर ये मोर का इस तरह, क्योंकि अगर हम इसमें देखें तो इसमें अगर हम 1 स्टेट से 2 में जा रहे हैं तो इसमें जस्ट हम देखते हैं कि हमारा इस वक्त करंट स्टेट क्या है। अगर करंट स्टेट हमारे पास 1 है तो हम 2 में जा रहे हैं, अगर 2 है तो हम 3 में जा रहे हैं। इट मींस वो इनपुट को नहीं देख रहा कि इस वक्त इनपुट क्या है, वो करंट स्टेट को ही देख रहा है। और अगर हम मीले की बात करें तो मीले में जिस तरह की DFF FSM में है, स्टेट मशीन की जिस तरह है, तो उसमें हम ये भी देखते हैं कि इस वक्त इनपुट क्या है
और ये भी देखते हैं कि ट्रांजिशंस पे जो है इस वक्त इनपुट क्या आ रहा है वो भी देख रहे हैं, और इस वक्त करंट स्टेट भी देख रहे हैं। करंट स्टेट अगर 0 है और इनपुट पे दोबारा भी 0 आ रहा है तो वो 0 ही होगा। अगर इनपुट इस वक्त करंट स्टेट 0 है और इनपुट पे 1 आ रहा है तो वो 1 में जा रहा है, ट्रांजिशन कर रहा है। ठीक है, ठीक, वेरी गुड, यस वेरी गुड यार। आई होप ठीक है। एवरीबॉडी गॉट दिस अप टू दिस एक्सटेंट। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और जो काम की बात है, क्योंकि हम आगे चल के जो भी प्रोग्रामिंग करेंगे इसी मॉडल को यूज़ करेंगे, ठीक है, तो ये मॉडल समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसका मॉडल का दूसरा जो अहम पॉइंट ये है कि इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, और ये पहला वाला पार्ट और आखिरी वाला जो पार्ट होता है वो कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है, और बीच वाला पार्ट सीक्वेंशियल सर्किट होता है। ठीक है, और फिर ये एक पूरा सिंक्रोनस डिजिटल सिस्टम कॉम्बिनेशन बन जाता है। ठीक है, तो ये याद सर रखिएगा। हाँ, सर इसमें मतलब जो स्टेट रजिस्टर जो हम लिखा हुआ आ रहा है, जस्ट ये हमारे पास सीक्वेंशियल का पार्ट है, बाकी जो है वो कॉम्बिनेशनल है, ऐसा है ना सर? इसमें ये समझें कि ये स्टेट रजिस्टर है, ये हमारा फ्लिप फ्लॉप है, ये हमारा मेमोरी एलिमेंट है। ठीक है, अच्छा, मेमोरी एलिमेंट है, बाकी कॉम्बिनेशनल है, ये दो जो पार्ट्स है। हाँ, 2 कॉम्बिनेशनल है। अगर इसको ओवरऑल देखें, तो ओवरऑल ये हमारा सीक्वेंशियल सर्किट है। क्यों सीक्वेंशियल सीक्वेंशियल सर्किट सर्किट है? हाँ, क्यों सीक्वेंशियल सर्किट है? क्यों, अगर क्योंकि इसका इसमें मेमोरी यूनिट है सर। हाँ, इसमें मेमोरी यूनिट भी है और इसमें क्लॉक भी है, तो ये हमारा, क्योंकि हमेशा ये याद रखें कि सीक्वेंशियल सर्किट जो होता है वो कॉम्बिनेशनल सर्किट से ही बनता है। ठीक है, अच्छा सर, खुद ठीक है। सीक्वेंशियल सर्किट खुद को कोई चीज़ नहीं होती, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स को मिला के और फिर मेमोरी एलिमेंट को मिला के ही सीक्वेंशियल सर्किट्स डिज़ाइन किए जाते हैं। ठीक है, मगर डिफरेंस ये है कि भाई अगर मेमोरी ना हो तो कॉम्बिनेशनल सर्किट है, अगर मेमोरी हो तो सीक्वेंशियल सर्किट बन जाएगा। दैट्स द बेसिक डिफरेंस। अच्छा, अब ये कहता है कि भाई सिंक्रोनस सिस्टम होते हैं, सिंक्रोनस सिस्टम के 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है स्टेट रजिस्टर, जिसमें करंट स्टेट वैल्यू, करंट स्टेट स्टोर्ड होती है। उस वो क्या किससे बना होता है? वो डीएफएफ से बना होता है। ठीक है, वो उसमें डिपेंड करता है कि स्टेट्स कितनी हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इस सिस्टम की 2 स्टेट्स के लिए एक फ्लिप फ्लॉप काफ़ी था। तो इसमें कितनी स्टेट्स थी? इसमें ये 10 स्टेट्स हैं। ठीक है, 3 5 10। अब 10 स्टेट्स के लिए कितने फ्लिप फ्लॉप्स चाहिए 10 स्टेट्स को स्टोर करने के लिए? सर 4 फ्लिप 5 फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप, 4, यस सर, 4 सर। 4 फ्लिप फ्लॉप चाहिए, क्योंकि हमारे देखें यस सर। चार चार आ रहे हैं, बिट्स आ रहे हैं, तो 4 हमें पावर फ्लिप। 4, यस। हाँ, तो ये जो पार्ट होता है, ये बेसिकली ये सारी स्टेट्स को, करंट स्टेट्स को स्टोर करने के लिए होता है। ठीक है, और ये होते हैं इनपुट कॉम्बिनेशन लॉजिक और आउटपुट कॉम्बिनेशन लॉजिक। ये स्टेट्स कैसे चेंज होंगी, उनका क्या लॉजिक होगा और आउटपुट पे क्या लॉजिक होगा, ये इसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, आगे चल के एग्जाम्पल में भी देखते हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेट लॉजिक होता है, कहता है भाई कॉम्बिनेशन लॉजिक होता है ये, दैट यूजेस एक्सटर्नल इनपुट एंड इंटरनल स्टेट टू डिटरमाइन द न्यू वैल्यू ऑफ द रजिस्टर्स। ठीक है, कॉम्बिनेशन लॉजिक के पास 2 इनपुट होते हैं, एक स्टेट रजिस्टर का इनपुट वापस आ रहा होता है और दूसरा इनपुट से इनपुट आ रहा होता है। राइट, आउटपुट लॉजिक क्या होता है? कॉम्बिनेशन लॉजिक होता है दैट जनरेट्स द आउटपुट लॉजिक। ठीक है, कॉम्बिनेशन लॉजिक होता है वो जो आउटपुट जनरेट करता है। ठीक है, अच्छा। डी फ्लिप फ्लॉप प्रोवाइड्स 1 बिट स्टोरेज, सबको पता है। अगर आप डी फ्लिप फ्लॉप की स्टोरेज बढ़ाना चाहते हैं तो यू हैव टू कंबाइन मेनी फ्लिप फ्लॉप्स एंड यू हैव टू ग्रुप टुगेदर टू स्टोर मल्टीपल बिट्स, एंड दैट कॉम्बिनेशन इज नोन एज रजिस्टर। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि भाई आपको 1 बिट से ज़्यादा स्टोर करना है तो हम डी फ्लिप फ्लॉप को कंबाइन करेंगे और उसको क्या कहते हैं? उसको हम रजिस्टर कहते हैं। ठीक है। अच्छा, while this may take coded bit more cumbersome। ठीक है, अच्छा, इसमें ये कह रहा है कि भाई ये जो अप्रोच है कि जो भी आप बिहेवियरल मॉडलिंग में कोडिंग करें तो अपने कोड को इन 3 पार्ट्स में डिवाइड करें। जब आप इन 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो आपकी जो रिसोर्सेज होंगे वो रिसोर्सेज सही यूज़ होंगे एफपीजीए के, और आपके कोड में बग्स नहीं आएंगे। ठीक है, so that is the basic methodology of designing synchronous digital system. Either you follow Milli machine or you follow Moore machine। ठीक है, अच्छा, बिफोर गोइंग इनटू, हाँ, ये एग्जांपल थे। ठीक है, अब हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि भाई
हमारे पास तीन बेसिक चीज़ें हैं, एक फ्लिप फ्लॉप्स हैं, दूसरे रजिस्टर्स हैं और दूसरे रजिस्टर फाइल्स हैं, ठीक है। तो हमने फ्लिप फ्लॉप कर लिया था उस दिन एग्जांपल, यस्टरडे हमने किया था डी फ्लिप फ्लॉप विदाउट असिंक्रोनस रीसेट, ठीक है। एवरीबॉडी कैन रिकॉल दैट एग्जांपल वी डिड यस्टरडे and we also did its test bench. Okay, okay, so this is the explanation of same example digital flip flop with asynchronous reset. हमने कल किया था, आप इसको देख लीजिएगा, अगर आप कहें तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं, कल भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। आई थिंक देयर इज नो नीड टू duplicate the explanations, is already available in the video I will upload today. Okay, let's go to the another example. Another example is digital flip flop with asynchronous reset. We also did this example yesterday, and we also did in Vivado. We explained it very clearly and everybody was clear about it. Okay. अच्छा, जो हमने एग्जाम्पल किया था उस एग्जाम्पल को अगर इसी बिल्डिंग ब्लॉक में देखा जाए तो उसमें जो इनेबल का पार्ट है वो बेसिकली क्या हो जाएगा, वो इनपुट कॉम्बिनेशनल सर्किट बन जाएगा। इसी मॉडल में, इस मॉडल में देखें तो ये नेक्स्ट स्टेट लॉजिक बन जाएगा और ये स्टेट लॉजिक बन जाएगा, ठीक है। दिस इज स्टेट लॉजिक, स्टेट लॉजिक इज मेड फ्रॉम कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम डी फ्लिप फ्लॉप and this is combinational circuit and this is next state logic, because there's a no need to, in this kind of example there's a no need to construct an output logic, so output of the D flip flop directly goes to the output of the circuit. Okay. अच्छा, अब ये एग्जांपल अभी हम अगर आप कहें तो आई ऑलरेडी हैव दिस एग्जांपल इन विवाडो। अच्छा, ये एग्जांपल क्या था, ये एग्जांपल कहता है कि भाई हम रीसेट भी यूज कर रहे हैं, रीसेट हमारा असिंक्रोनस है, दैट्स व्हाई रीसेट इज अवेलेबल इन दी ऑलवेज ब्लॉक लिस्ट, जो इसकी सेंसिटिविटी लिस्ट होती है इसमें रीसेट अवेलेबल है, ठीक है। तो रीसेट इज असिंक्रोनस बट इनेबल सिग्नल इज सिंक्रोनस। तो व्हेन इनेबल इज सिंक्रोनस, कोई भी सिग्नल जब सिंक्रोनस होता है तो उसको हम ऑलवेज ब्लॉक की सेंसिटिविटी लिस्ट में इंक्लूड नहीं करते, सो देयर इज नो इंक्लूजन हियर. So the code is almost same. If reset, output will be equal to 0. Q is 0. Else if enable, इसका मतलब है अगर reset नहीं है और enable भी active है तो Q की वैल्यू D हो जाए, जो भी D की वैल्यू हो वो Q को असाइन हो जाए, ठीक है। This is very simple if else if statement. I think no need to dig into, and there's no even space to dig into these 4 lines of the code, so they are self-explanatory. You are in the 7th semester, keeping you are in the 7th semester. Okay, इसमें एक थोड़ा सा फजाइल पढ़े गए हैं कि भाई इस इनेबल के फ़ायदे क्या हैं, तो उसके थोड़े से फजाइल पढ़ लेते हैं कि why we are using clock and then we are using reset and again we are using enable signal. तो इसने कहा कि भाई इस इनेबल को फजूल मत समझो, इसके बड़े फ़ायदे हैं और इसके इस छोटे से टुकड़े में थोड़े से फ़जाइल पड़े गए हैं, तो मैं फ़जाइल सुना लेता हूँ कि भाई इनेबल के क्या फ़ायदा है। अब ये भाई साहब तो भाई साहब कहते हैं कि अगर आपके पास एक सर्किटरी है और उस सर्किटरी के अंदर एक दूसरी सर्किटरी है और आप चाहते हैं कि जो अंदर वाली सर्किटरी है वो उतनी स्पीड से ना चले जितनी स्पीड आपकी क्लॉक की है, जैसे आपकी क्लॉक 100 मेगाहर्ट्ज़ की है और आप नहीं चाहते हैं कि जो छोटी सर्किटरी है वो 100 मेगाहर्ट्ज़ पे चले, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप इनेबल सिग्नल को यूज़ करके आप उसको डी रेट कर सकते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी डी रेट करके उसको 1 मेगाहर्ट्ज़ पे चला सकते हैं, उसको आप 50 किलोहर्ट्ज़ पे भी चला सकते हैं इनेबल को यूज़ करके, ठीक है। तो इनेबल सिग्नल की अलग आप सिग्नल जनरेट करके उसको अपनी मर्जी से आप चला सकते हैं। So that is the advantage of enable signal, right? So enable input basically gives you ability to decrease the speed of particular circuit in the bigger circuit. That is the advantage of enable pin. Okay.
अब हमने यहाँ पे जो सर्किट डिज़ाइन किया है, आपने देखा होगा कि हमने एक ऑलवेज ब्लॉक यूज़ करके सारा सर्किट डिज़ाइन किया है, राइट? ठीक है। मगर हमने यहाँ पे देखा या ऊपर जाके देखा कि जो भी सर्किट होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक इनपुट, एक नेक्स्ट स्टेट लॉजिक होती है, एक स्टेट करंट स्टेट लॉजिक होती है या स्टेट रजिस्टर होता है, और तीसरा आपका आउटपुट लॉजिक होती है। ठीक है। अगर यहाँ पे हम कोड में देखें तो यहाँ पे ऐसा कोई हमें नज़र नहीं आ रहा, ऐसा कोई सीन नहीं है कि हमने कोई 3 पार्ट्स डिज़ाइन किए हैं। यहाँ पे तो लगता है कि कोई एक पार्ट हमने डिज़ाइन किया, बाकी पार्ट तो पता नहीं कहाँ चले गए। ठीक है। ये कहता है कि भाई ये एक तरीका है डिज़ाइन करने का। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, इसी सेम कोड को आप 3 पार्ट्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ये यहाँ पे नज़र नहीं आएगा। आई विल बेसिकली स्विच टू विवाडो एंड शो यू हाउ दिस 3 पार्ट कोड लुक लाइक। ठीक है। ओके, 3 फ्लिप फ्लॉप asynchronous reset. So this circuit is 1 segment and this one is 3 segment. Okay, great. Can you see the Vivado screen? Yes sir. Yes sir. हाँ, अच्छा, ये वही सर्किट है, ये वही सर्किट है जो हमने पहले डिज़ाइन किया था 1 सेगमेंट में, एक ऑलवेज ब्लॉक यूज़ करके हमने बनाया था, जिसमें इनेबल भी था, रीसेट भी था। ठीक है। अब कहते हैं कि भाई स्टैंडर्ड तरीका ये है कि आप हर डिजिटल सर्किट के, हर सीक्वेंशियल सर्किट, सिंक्रोनाइजेशन सर्किट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करें। एक उसका नेक्स्ट स्टेट लॉजिक हो, जिसको हम इनपुट लॉजिक कहते हैं। एक इसका स्टेट रजिस्टर लॉजिक हो, ठीक है, जो बीच वाला पार्ट है। और एक इसका आउटपुट लॉजिक, जो आखिरी वाला पार्ट है। ठीक है। अब उसी सेम डिज़ाइन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है। वही क्लॉक इनपुट है, डी इनपुट है, क्यू आउटपुट है, रीसेट इनपुट है और इनेबल इनपुट है। ये यहाँ पे हमने ये सारे इनिशलाइज कर दिए। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया, हमने 2 इंटरनल रजिस्टर्स उठा लिए। ये पोर्ट्स नहीं है, दीज आर नॉट पोर्ट्स, दीज आर इंटरनल रजिस्टर्स। वन रजिस्टर इज कॉल्ड आर रेज एंड सेकेंड रजिस्टर इज कॉल्ड आर नेक्स्ट। ठीक है। अब आर नेक्स्ट क्या होगा, आर नेक्स्ट बेसिकली जो फर्स्ट ब्लॉक होगा उसका आउटपुट होगा। ठीक है। और आर रेज जो होगा वो बेसिकली जो नेक्स्ट सेकंड पे ब्लॉक होगा उसका आउटपुट स्टोर करने के लिए हमने रजिस्टर उठाया। ठीक है। अच्छा, अब पहले ब्लॉक की बात करते हैं। ठीक है। तो ये जो बीच वाला ब्लॉक है, द सेंट्रल ब्लॉक which forms the state logic or current state logic, that is created using always statement or always block. So it includes positive edge of the clock, and also includes positive edge reset, because this circuit is made up of asynchronous reset. That's why reset is included in the sensitivity list. So if there is a reset, output is equal to 0, else the R reg register will be assigned with the value of R next. Okay. So I have to go back to the diagram to make it clear. Okay, let me search my screen. Search my screen, new share and slides. Can I share 2 screens at the same time? Okay, so can you see the slides screen, PowerPoint slides screen now? Yes, sir. Okay, so these are the 2 internal registers, our next internal register and our reg internal registers we have defined. Okay, अब उस कोड में हमने क्या लिखा था कि भाई अगर रीसेट है, अगर रीसेट की कंडीशन असर्ट हो जाती है तो जो क्यू की वैल्यू है वो 0 से बराबर हो जाए, वो 0 हो जाए। ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता, अगर वो नहीं होती तो क्या होगा, आर रेज की जो वैल्यू है, आर रेज की जो वैल्यू है वो आर नेक्स्ट को असाइन हो जाए।
ठीक है, I think I will stick to slides here, then I should go there. अच्छा, so basically okay, so this will help me to अच्छा, अब हमने यहाँ पे क्या लिखा है, हमने ये सेंट्रल जो पार्ट है उसका लॉजिक क्या लिखा है, अगर वो रीसेट हो जाता है तो रीसेट हो जाए, अगर रीसेट असर्ट हो जाती है तो वो आर रेज रीसेट हो जाए। आर रेज क्या है, फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है, ठीक है। यू कैन फॉलो माय माउस माउस सिंबल, okay, so r range will be equal to 0 when reset is asserted, clear? Otherwise, else condition is if reset is deasserted, what will happen, your r range value will be equal to r next value, because your r next is connected with the d. In common sense, what we say if reset is deasserted, your q is equal to d. But in this case, we are talking in terms of r range and r next. So we will say r range will be equal to r next. Basically, it is same thing as saying q is equal to d, but we don't want to change the outputs. We just want to change the internal registers. So when reset is deasserted, r range will be equal to r next. मतलब r next की जो वैल्यू d इनपुट पे अवेलेबल थी वो q पे चली जाए, जब q पे चली जाएगी तो किसको असाइन हो जाएगी, r range को असाइन हो जाएगी, ठीक है। So this part is designed, this part is designed. Now let's design this part, input logic, next state logic. So this is next state logic. Again, we are using always statement. So I told you before lectures, always statement can design combinational circuits, always statement can design sequential circuits. So in this part, we are designing combinational circuits. So when we are designing combinational circuits, we are not putting clock here, but I'm putting always at the rate and asterisk. So we are not putting any clock here because it's a combinational circuit. So it says that combinational circuit says if there is an enable asserted, if enable is asserted, so means enable is working, then D will be assigned to R next. जो D की वैल्यू होगी वो R next के पास चली जाएगी. else क्या होगा, जो R रेज की वैल्यू होगी, मतलब जो करंट वैल्यू होगी वो किसको आ जाएगी, वो D को R next को असाइन हो जाएगी. R next को असाइन हो जाएगी मतलब D को असाइन हो जाएगी. ओके, तो इसका क्या फायदा हुआ, इसका ये फायदा हुआ कि जब तक इनेबल काम कर रही है तो नई वैल्यू आएगी, और जब इनेबल काम नहीं कर रही, मतलब इनेबल जब तक इनेबल असर्टेड है, डीअसर्टेड हो जाएगी, तो इसकी जो इंटरनल वैल्यूज होगी वो इसको अपनी इंटरनल वैल्यूज मिलती रहेंगी, अपनी इंटरनल वैल्यूज मिलती रहेंगी, और जब इनेबल हो जाएगी तो ये बाहर से वैल्यू उठाएगा, ठीक है। जब इसकी इनेबल असर्टेड है तो बाहर से वैल्यू उठाएगा, वरना कहाँ से उठाएगा, अपनी इंटरनल स्टेट से उठाएगा. अच्छा, अब थर्ड पार्ट की बात करते हैं. थर्ड पार्ट यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई लॉजिक ऑपरेशन यूज नहीं हो रहा है, इसी वजह से कोई ब्लॉक हमने नहीं बनाया. तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये वैल्यू डायरेक्टली असाइन कर रहे हैं क्यू को. तो आउटपुट का ऑलवेज ब्लॉक बनाया और हमने कहा कि आर रेज की वैल्यू विदाउट एनी ऑपरेशन, विदाउट एनी mathematical operation or boolean operation will be assigned to the queue. Okay, so what is the difference between previous programs and this program? One difference, previous programs were designed using single segment or single always block, but this is designed using fundamental 3-block synchronous system. So there is a separate code for the input block, there is a separate code for the next state logic, separate code for the current state logic, and separate code for the output logic. Okay,
So everybody is clear up to here? सर हाँ. सर एक क्वेश्चन है सर. सर ये जो सेकंड ऑलवेज जो हमने ब्लॉक यूज किया है उसके अंदर जो हमने सर आर नेक्स्ट इक्वल टू डी लिखा है, मतलब यहाँ पर हमने जो असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया वो ब्लॉकिंग यूज किया है, तो हम यहाँ पर क्या नॉन ब्लॉकिंग तो यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये कॉम्बिनेशनल सर्किट है. वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, आई अप्रिशिएट इट. ठीक है, अब इसमें इसका आंसर ये है कि हमारे पास जो ब्लॉक है, ये जो पूरा ब्लॉक बना हुआ है, हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास 3 ब्लॉक्स हैं. ठीक है, हमारे पास स्टैंडर्ड 3 ब्लॉक्स होते हैं यहाँ पे, क्योंकि कोई इक्वेशन नहीं है तो तीसरा ब्लॉक हमने बनाया नहीं है. ठीक है, तो उसमें जो सेंटर वाला ब्लॉक होता है वो सीक्वेंशियल सर्किट होता है, और बाकी ये जो फर्स्ट ब्लॉक और थर्ड ब्लॉक होता है ये कॉम्बिनेशनल सर्किट्स होते हैं. ठीक है, तो आप ये समझ लें कि जब भी हम सीक्वेंशियल सर्किट बनाएंगे तो हम नॉन ब्लॉकिंग ऑपरेटर्स यूज करेंगे. जब हम कॉम्बिनेशनल सर्किट्स बनाएंगे और ऑलवेज स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं और कॉम्बिनेशनल सर्किट्स बना रहे हैं, कॉम्बिनेशनल लॉजिक हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो हम ब्लॉकिंग ऑपरेटर्स यूज करेंगे. ठीक है, so because this is combinational circuit we are using blocking operator, because this is combinational circuit we are using blocking operator. ओके सर. और सर इसकी जो वो होगी एग्जीक्यूशन होगी, मतलब ऑलवेज तो एक साथ ही तीनों की तीनों फ्रॉम द टाइम जीरो जो है वो एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देंगे सर. एग्जैक्टली, ये तीनों ऑलवेज ब्लॉक जो है पैरेलली काम करते हैं और t is equal to 0 से स्टार्ट होंगे. ठीक है सर. ठीक है, But it is ये getting complex now. हाँ, इसको ऐसा समझें कि ऑलवेज ब्लॉक बेसिकली ये 3 हार्डवेयर हम बना रहे हैं. ये ऐसा समझें कि भाई ये एक कोई बड़ा सा प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट के हमने डिज़ाइन के 3 पार्ट्स कर दिए. एक हार्डवेयर हमने कह दिया कि भाई रियाज तुम बनाओ, एक हार्डवेयर कारी साहब, अरबी साहब आप बनाओ, और एक जो हार्डवेयर है वो इसको सनाउल्लाह को कह दिया कि भाई आप बनाओ. फिर आपने क्या कर दिया कि तीनों हार्डवेयर आपने उसको आपस में मिला के उसको पावर ऑन किया. जब आप पावर ऑन करते हैं तो तीनों हार्डवेयर उसी टाइम पे काम करना शुरू हो जाते हैं. अब हम जाते हैं इसी डिज़ाइन के 2 एग्जांपल्स हैं. एक में हम इस डिज़ाइन को एक सेगमेंट में कर रहे हैं और दूसरे में हम इसी डिज़ाइन को 3 सेगमेंट्स में कर रहे हैं. ये वो हम विवाडो पे सिमुलेट करते हैं. ठीक है, अच्छा पहले मैं करता हूँ ये सिंगल सेगमेंट वाली. So I hope you can see my screen, Vivado screen. So this is one segment. यस सर. Enable it. ये one segment है. ठीक है, अब ये क्या है, ये फ्लिप फ्लॉप है, इसका जो रीसेट है वो असिंक्रोनस है और इसका इनेबल सिंक्रोनस है, और ये जो डिज़ाइन है वो सिंगल ऑलवेज ब्लॉक से बनाई गई है. ठीक है, इसका क्या मतलब, इसका मतलब कि सारे तीनों पार्ट्स को हमने कंबाइन कर दिया, एक ही ऑलवेज ब्लॉक में सारा लॉजिक लिख दिया है. ठीक, अब ये आप पूछ सकते हैं कि अब इसका फ़ायदा क्या है सिंगल ब्लॉक में लिखने का कोडिंग और 3 ब्लॉक्स में कोडिंग करने का. इसका सिंपल फ़ायदा ये है कि जितनी आपकी कोडिंग डिफरेंट ऑलवेज ब्लॉक में जाएगी उतनी आपकी कोडिंग आसान होती जाएगी, उसमें डीबगिंग आसान, उसको समझना आसान, उसको कोड को कंस्ट्रक्ट करना भी आसान हो जाएगा. ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि भाई हमने वही है, इसमें हमने लिखा है कि भाई हमने रीसेट सेंसिटिविटी लिस्ट में लिख दी है, क्योंकि ये असिंक्रोनस से हमने कहा है कि अगर रीसेट असर्ट हो जाती है तो आउटपुट क्यू 0 हो जाए, और अगर रीसेट असर्टेड नहीं है और दूसरा इनेबल असर्टेड है तो जो डी की वैल्यू होगी वो क्यू को असाइन हो जाएगी. ठीक है, वेरी सिंपल. इसमें क्या हो गया, इसमें नेक्स्ट स्टेट लॉजिक भी इसी में आ गया और करंट स्टेट लॉजिक भी इसी में आ गया, दोनों लॉजिक इसी एक ऑलवेज ब्लॉक में आ गए. ठीक, और ये उसकी टेस्ट बेंच. ठीक है, मैं आपको टेस्ट बेंच दिखा देता हूँ. टेस्ट बेंच में थोड़ा सा क्या किया है कि वही क्लॉक है जो हमने येस्टरडे क्लॉक यूज़ की थी, वही क्लॉक डिज़ाइन की है यहाँ पे. इसमें क्या किया है कि क्योंकि हमारे कॉम्बिनेशन बढ़ गए हैं, पहले क्या था कि सिर्फ क्लॉक था, डी था, उसके बाद रीसेट आ गया, उसके बाद इनेबल भी आ गया. अब मैंने क्या किया है कि यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि भाई इनेबल को टेस्ट कर रहे हैं विथ डी असर्टेड रीसेट. ठीक है, इन 4 कॉम्बिनेशन मैंने रीसेट को डी असर्ट कर दिया है, सिर्फ इनेबल को चेक कर रहा हूँ कि भाई जब इनेबल 1 होती है तो ये 0 1 जो डेटा होती है वो सैंपल होती है या नहीं होती. जब दोनों 0 हो जाती हैं तो ये डेटा सैंपल नहीं होगी. ठीक है, उसके साथ भी टेस्ट किया है और फिर रीसेट लगा के भी
असर्ट करके भी टेस्ट किया, ठीक है। तो इसको चलाते हैं, सिमुलेट करते हैं। ओके अच्छा, तो दिस इज क्लॉक एंड फुल व्यू, दिस इज रीसेट सिग्नल। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से लेकर 100 नैनो सेकेंड तक रीसेट जो है वो डी असर्टेड है और उसके बाद असर्ट कर दिया है, ठीक है। तो पहले हम चेक करते हैं कि जब तक ये डी असर्टेड था तब सर्किट कैसे परफॉर्म कर रहा है। फिर हमने इनेबल को देखा, इनेबल यहाँ से लेकर यहाँ तक इनेबल एक्टिवेटेड है या असर्टेड है। तो जब इनेबल आपका यहाँ पे असर्ट हुआ तो उसके बाद हम क्या देखते हैं, उस पर हम देखते हैं कि भाई नेक्स्ट पॉजिटिव एज आती है। नेक्स्ट पॉजिटिव एज जैसे आती है, जो डी की वैल्यू थी वो क्यू को असाइन हो गई। डी की वैल्यू 0 थी तो क्यू को असाइन हो गई, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉजिटिव एज देखते हैं, नेक्स्ट पॉजिटिव एज पे डी की क्या वैल्यू थी, डी की वैल्यू 1 थी तो आउटपुट की वैल्यू भी 1 हो गई, ठीक है। और उसके बाद थर्ड पॉजिटिव एज पे आते हैं, हमने यहाँ पे देखा है कि भाई जो इनेबल है वो असर्टेड नहीं है, इनेबल 0 हो चुका है। जब इनेबल 0 होगा तो इनपुट की कोई भी वैल्यू होगी वो आउटपुट को चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि आपका डी फ्लिप फ्लॉप डिसेबल हो गया, क्योंकि आप इनेबल असर्टेड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी काम नहीं कर रहा। और फिर इस पॉजिटिव एज पे देखते हैं इनेबल फिर हमारा असर्टेड नहीं है, डी असर्टेड है। डी की वैल्यू हमने 1 कर दी है, वो कहता है भाई आप डी की वैल्यू 0 रखो या 1 करो, मैंने तो डिसेबल कर दिया है डी फ्लिप फ्लॉप को। तो आपका डी फ्लिप फ्लॉप तो वही वैल्यू आपको बताएगा जो उसके पास स्टोर्ड होगी, जो उसकी करंट स्टेट होगी, मतलब उसमें कोई ट्रांजिशन नहीं आएंगे। क्लियर? यस सर। ओके, तो और दूसरे पार्ट में तो फिर वो माइटी पावर आ जाती है, रीसेट की माइटी पावर आ जाती है। जैसे यहाँ पे रीसेट एक्टिव हो गया तो उसके बाद आप जो इनेबल दो आपकी मर्जी, जो डी दो आपकी मर्जी, मगर आउटपुट हमारा 0 हो जाता है। अच्छा, इसको मैं डिसेबल करता हूँ और फिर वही सर्किट हम 3 सेगमेंट में इनेबल करते हैं, ठीक है। दिस इज द लास्ट एग्जांपल वी आर गोइंग टू रन एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू finish the class. Okay, सो वही एग्जांपल है, सिर्फ उसके हमने 3 पार्ट कर दिए हैं, ठीक है। इंटरनल रजिस्टर्स हमने लिए हैं, आर रेज लिया, आर नेक्स्ट लिया। एक पार्ट में हमने जो स्टेट रजिस्टर है वो हमने कंस्ट्रक्ट किया। हमने कहा कि अगर रीसेट आ जाती है तो वो रीसेट हो जाए, अदरवाइज आर नेक्स्ट की जो वैल्यू है वो आर रेज को साइन हो जाए, ठीक है। और दूसरे पार्ट में हमने नेक्स्ट स्टेट लॉजिक बनाया जिसमें हमारा इनेबल लॉजिक आ जाता है, ठीक है। तीसरे पार्ट में हमने जो क्यू की वैल्यू थी वो आर रेज की वैल्यू थी वो क्यू को असाइन हो गई, ठीक है। दिस कोड बेसिकली फॉलोज द डायग्राम। जो डायग्राम हमने स्लाइड्स में देखा है वही डायग्राम बेसिकली ये कोड फॉलो करते हैं, ठीक है। अगर इसमें आप मुझसे किसी वक्त भी पूछ सकते हैं कि सर इसमें थोड़ा सा ये चीज़ समझ नहीं आई, यू कैन पुट योर क्यूरीज एंड आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड, ठीक है। So this is the same circuit and this is the just design methodology is different and also the सेम सर। same response है इसका, ठीक है। अच्छा, so this is the ending of the class from my side, ठीक है। there are plenty of minutes, I think the session is open to everybody.